हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का सेशन पीडियाट्रिक्स से है। मैंने सोचा ब्रेक नहीं लेंगे, जितना पॉसिबल है। अगर 10 मिनट की क्लास होगी, 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की, जितनी भी क्लास होगी मैं लेके जाऊँगा। कोशिश करूँगा डेली कुछ ना कुछ आपको अपडेट करता रहूँ किसी न किसी तरीके से, ताकि आप लोग भी लेफ्ट आउट फील ना करो। एंड इट इज़ माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँ। तो आज पीडियाट्रिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ। बहुत कॉमन टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग, एंड थोड़ा उसके अंदर कुछ डिस्कस कर लेंगे अपन इधर-उधर का भी। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ मेन टॉपिक। साथ में एक हॉलिडे सैगार फार्मूला लास्ट टाइम जो मैंने क्लास ली थी, उससे छूट गया था। दैट आल्सो आई विल बी कवरिंग इन दिस। ओके। लास्ट क्लास में आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। तो उसी तरीके से इस क्लास में भी प्यार दिखाना। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा विद रैशनल, अगर कहीं ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताता चलूँगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग है। आप सबको पता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है ब्रेस्ट फीडिंग। अब फर्स्ट मिल्क आपका क्लोस्ट्रम आता है, उसमें आपके बच्चे का फर्स्ट इम्यूनाइज़ेशन होता है, हाई इम्यूनोग्लोबुलिन रिच होता है, ठीक है? तो उसी को स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कब करनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ विदिन 1 आवर। विदिन 1 आवर ईदर इट कैन बी वजाइनल डिलीवरी और सी सेक्शन। दोनों कंडीशन के अंदर में आपको 1 घंटे के अंदर स्टार्ट करना है, अगर डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग देखें तो। और अगर इंडियन गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो इट इज़ एज़ सून एज़ पॉसिबल। ठीक है? तो यहाँ 2 चीज़ें क्लियर हो गई। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग आपको 1 घंटे के अंदर करना है। नो मैटर सिज़ेरियन डिलीवरी हुई है या वजाइनल डिलीवरी हुई है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। एग्ज़ाम क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पूछे फिर पूछ ले कि कब करना है ब्रेस्ट फीडिंग, तो आप बोलना एज़ सून एज़ पॉसिबल। चाहे वो वजाइनल डिलीवरी हो, चाहे वो सिज़ेरियन सेक्शन हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक होती है? आप सबको पता है 6 मंथ तक होती है। सर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि सिर्फ़ माँ का दूध, माँ का शुद्ध दूध, और गौ माता नहीं, प्योर माता मतलब बच्चे की माँ, ठीक है? कोई गाय का नहीं, कोई भैंस का नहीं, कोई बकरे का नहीं, किसी का दूध नहीं, प्योर मम्मी का दूध चाहिए। क्या सर पानी दे दें थोड़ा-सा? बिल्कुल पानी नहीं। थोड़ा-सा सर थोड़ा-सा? बिल्कुल भी नहीं। एनपीओ 6 मंथ एनपीओ होना चाहिए पेशेंट। एनपीओ तो नहीं मतलब कि वाटर से एनपीओ होना चाहिए, सिप भी नहीं देना। तो सर सिप कब देंगे? सिप आप पेशेंट को दो जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट कर रहे हो। कौन-सी कॉम्प्लीमेंट्री फीड? सर वो क्या होती है? वो ये होती है जब आप बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में आप एक्स्ट्रा फीड ऐड करते हो, जिसमें आपका सेमी सॉलिड फूड होता है, जो आपकी हाई कैलोरी फूड होता है, वो आप ऐड करते हो, क्योंकि 6 मंथ के बाद में बच्चे का डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। एंड आपकी नॉर्मल ब्रेस्ट फीड से, क्योंकि ब्रेस्ट फीड में इतनी कैलोरी नहीं हो पाती कि आपके बच्चे के डेवलपमेंट को फर्दर सपोर्ट कर सके 6 महीने के बाद में। तो इस कंडीशन में हम 6 महीने के बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फीड ऐड करते हैं। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो वाटर दे सकते हैं, नो वाटर, नो वाटर, नो सिप ऑफ वाटर, नो सिप, कुछ भी नहीं करना, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स क्या होती है? ये आपकी सेमी होती है। सेमी क्या होती है? सेमी क्या होती है? सेमी सॉलिड होता है, ठीक है? सेमी सॉलिड क्या होता है? एनर्जी वाला फूड होता है। कौन-सा फूड होता है? एनर्जी वाला फूड, ठीक है? ओके, गुड होता है। कैसे देते हैं? ब्रेस्ट मिल्क के साथ में देते हैं या ब्रेस्ट फीड के साथ में देते हैं। नाउ ब्रेस्ट फीडिंग तो चल रही है, बट इट इज़ नो मोर एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव विल बी टिल 6 मंथ। ओके, गुड टू गो है यहाँ तक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फीड सर किस तरह की होनी चाहिए? तो कॉम्प्लीमेंट्री फीड आपकी ए, एफ, ए, डबल एस तरह की होनी चाहिए। सर ये क्या लिख दिया आपने? ये तो फँस गए हम, यहाँ पे तो हम फँस गए। नहीं, आपको फँसना नहीं है, आपको यहाँ से निकलना है। निकलोगे कैसे? ये बोल के कि फीड आपकी जो है वो कैसी होनी चाहिए? एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? फ़ीज़िबल होनी चाहिए। फ़ीज़िबल होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? अपनी जेब को ज़्यादा परेशान ना करे, मतलब कि अफ़ोर्डेबल होनी चाहिए। ठीक है सर, अफ़ोर्डेबल तो हो गई। फिर क्या होनी चाहिए? सस्टेनेबल होनी चाहिए, मतलब कि रहे थोड़े टाइम तक। सस्टेनेबल होनी चाहिए एंड लास्ट में अच्छी हो, सेफ हो। ठीक है? तो अगर एग्ज़ाम में पूछे कि अफ़ास का मतलब क्या होता है? मतलब कि अफ़ास क्या होता है? तो आप बता देना। ये कॉम्प्लीमेंट्री डाइट के या कॉम्प्लीमेंट्री फीड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया। अफ़ास में या ऐसे पूछ ले कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री फीड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, तो आप अफ़ास में से कुछ भी टिक कर देना जो भी एग्ज़ाम के अंदर आएगा। ठीक है? तो ये सारे 6 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। गुड। ब्रेस्ट मिल्क हो गया, क्या होता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के आपके पास वो हो गए, क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब आगे चलते हैं। नाउ एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। सर मदर ने ब्रेस्ट मिल्क निकाल के दिया है, अब बच्चे को कब तक पिला सकते हैं? मदर जा रही है काम पे, घर पे कोई नहीं है,
तो अगर मदर नहीं होगी तो ब्रेस्ट भी नहीं होगा एंड आपके बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, है ना? हालाँकि आजकल तो क्या कहते हैं ये एरियाज़ होते हैं हर ऑफ़िसेज़ के अंदर जहाँ मदर आपको जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क बूथ बोलते हैं। हॉस्पिटल में भी होते हैं एज़ वेल एज़ कि आपके ऑफ़िस एरियाज़ में भी होते हैं जहाँ मदर फ़ीड करवा सकती है, लेकिन मान लो कि नहीं करवाने देते, तो रूम टेम्परेचर कितना होता है मैं बोलता हूँ 24 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है। आई होप आप एग्री करते हो इस बात से, करते हो? तो ये एग्ज़ाम का फ़ेवरेट क्वेश्चन है कि भई ब्रेस्ट मिल्क रूम एयर पे कब तक कर सकते हैं? बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 कन्फ्यूज़न होता है 6 वर्सेस 8 ठीक है? देखो गाइडलाइंस बोलती है 8 से 8 से 10 आवर्स, ठीक है? तो गाइडलाइंस 8 बोल रही है तो अपन 8 मानते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम में पूछे तो आप बोलना कि 8 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं, नहीं कोई 4 घंटे नहीं, कोई 6 घंटे नहीं, 8 घंटे तक। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना होता है? वही सर हमारा वैक्सीन वाला टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री, उसमें कब तक कर सकते हो? सर इसमें थोड़ा-सा लंबा कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं इसमें कि सर 1 दिन तो कर ही सकते हैं इसमें। चलो अच्छी बात है 1 दिन तक कर लो, आज निकाल के के कल तक पिला देना। चलो सर पिला देते हैं। -40 डिग्री आपके डीप फ्रीज़र का टेम्परेचर सॉरी -20 डिग्री ना, -20 डिग्री आपका डीप फ्रीज़र का टेम्परेचर होता है। इसमें कब तक कर सकते हैं सर? इसमें आप कब तक करोगे? इसमें आप करोगे फर्स्ट 1 ट्राइमेस्टर जितना मतलब कि सर 3 मंथ तक। ठीक है? तो ये सारे डेटा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाएँगे, तो याद रख लेना, भूलना मत। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ अब क्या आता है कि ठीक है सर ब्रेस्ट फीड करवा रही है मदर, लेकिन सर ब्रेस्ट मिल्क बनना भी स्टार्ट हो गया है। क्या कोई ऐसा टाइम होता है कि जब मदर के ब्रेस्ट में से बहुत ज़्यादा मिल्क आता है? होता है सर ऐसा कुछ? ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल होता है, कब हो सकता है? 1 सेकंड गाइस हाँ। हो सकता है ऐसा? हाँ, होता है। कौन से महीने पे होता है सर कि ये 5 से 6 मंथ पे होता है? कौन से? 5 टू 6 मंथ पे ये आपका मैक्सिमम ब्रेस्ट मिल्क बनता है। एग्ज़ाम क्वेश्चन कि मदर मैक्सिमम ब्रेस्ट मिल्क या मदर के ब्रेस्ट में मैक्सिमम आउटपुट ब्रेस्ट मिल्क का कब आता है? तो आप बोलना 5 से 6 मंथ के बीच में, जब आपका बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे मैक्स पे होता है और उसको स्विच करने वाला होता है, क्योंकि 6 महीने के बाद वो उधर चला जाएगा। तो 5 से 6 महीने के बीच में इसका कितना अमाउंट आता है 730 एमएल एमएल क्या पर डे समझ रहे हो? कितना ज़्यादा मतलब बच्चे के हिसाब से बहुत ज़्यादा है 730 एमएल ठीक है? तो उस टाइम पे मदर को ब्रेस्ट में हैवीनेस फ़ील होगी, है ना? तो उनको बोलना है कि नहीं आप उसको पिलाओ, बच्चे को पिलाओ, बार-बार पिलाओ, ठीक है? अब देखो गुड अटैचमेंट क्या होता है? ठीक, एक होता है साइन ऑफ गुड पोज़िशनिंग, पोज़ीशन कैसे करते हैं बच्चे को देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे बच्चे को एक तो मदर की तरफ बच्चा होगा, ठीक है? टुवर्ड्स द मदर बच्चे का फेस होना चाहिए। आपके ऑसिपिट, बटक्स और आपके पैर ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। ठीक है? उसके बाद में बच्चा मदर से टच होना चाहिए, ठीक है? ये सारे गुड साइन ऑफ गुड पोज़ीशन के साइन हैं। अब अटैचमेंट के साइन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो आपका जो बच्चे का जो माउथ है, माउथ वो कैसा होना चाहिए? वाइड ओपन होना चाहिए। सबको पता है ना? माउथ कैसा होता है? वाइड ओपन, ओके? वाइड ओपन होना चाहिए बच्चे का माउथ। उसके बाद क्या होगा? जो एरियोला है, क्या है? एरियोला वो कैसा होना चाहिए? वो फुल्ली कवर्ड होना चाहिए। फुल्ली कवर्ड नहीं सर हमने तो सुना था कि ऊपर वाला एक्सपोज़ होता है, फुल्ली कवर्ड होता है, लेकिन माइल्ड अपर एक्सपोज़ होता है। बिल्कुल सही सुना था आपने, ठीक है? मतलब कि अपर लिप से ऊपर वाला अगर थोड़ा कवर नहीं करेगा तो भी चलेगा। लेकिन लोअर लिप से नीचे वाला एरियोला पूरा कवर्ड होना चाहिए एंड लोअर लिप इवर्टेड होना चाहिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये टर्म 100% पूछते हैं इवर्टेड। इवर्टेड का मतलब कि ऐसे, बाहर की तरफ, तभी तो वो अटैच हो पाएगा अच्छे से। तो क्या-क्या होगा? एक तो वाइड ओपन होना चाहिए, ठीक है? पूरे एरियोला पे होना चाहिए। अपर वाला एक्सपोज़ एरियोला नहीं होगा, पूरा कवर तो चलेगा, लेकिन लोअर वाला पूरा होना चाहिए। लिप आपका इवर्टेड आउट होना चाहिए, ठीक है? और क्या होना चाहिए इसके साथ-साथ में लास्ट बता दो कि बच्चे की चिन मदर के ब्रेस्ट पे टच कर रही हो। क्या कर रही हो? चिन टचिंग द ब्रेस्ट, चिन ब्रेस्ट की स्किन को टच कर रही हो। ये सारे आपके साइन ऑफ गुड अटैचमेंट है। एग्ज़ाम में पूछते हैं इसीलिए वापस बता रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए चीज़ बेसिक हो, अगर बेसिक है तो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट रिवीजन की तरह इसको निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कब होती है कि नहीं देना। अब देखो, यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि यार कौन-सा एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कौन-सा रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो देखो, एक है बेबी रिलेटेड कॉन्ट्रा इंडिकेशन और एक होते हैं मदर रिलेटेड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। यहाँ तक तो मेरी बात समझ रहे हो?
कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बच्चे में होगी तो नहीं देंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो माँ में होगी तो नहीं देंगे। उसको बोलते हैं चाइल्ड रिलेटेड एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन या फिर मदर रिलेटेड एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो सर बेबी के रिलेटेड कौन-सी होती है? सबने सुना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं गैलेक्टोसीमिया। क्या होता है? गैलेक्टोसीमिया, ठीक है? और या फिर बच्चे को एक और चीज़ हो, गैलेक्टोसीमिया जैसी ही एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है? लैक्टोज़ से रिलेटेड होती है। बताओ, बताओ? कौन-सी होती है? सोचा आपने कभी? मैं बताता हूँ। इंटॉलरेंस इन रुको लिखो वापस लिखता हूँ। या इसको लिख देते हैं अपन कॉन्जेनिटल लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, ठीक है? कॉन्जेनिटल लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। इन दोनों कंडीशन में आपको नहीं देना होता। क्या नहीं देना होता? ब्रेस्ट मिल्क या बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करना होता। 100% एब्स्टिनेंस होता है, ठीक है? अब मदर के कौन-सा एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि मदर आपकी कीमो पे हो, क्या हो? कीमो पे हो मदर आपकी। देखिए, ये एक ही मदर का एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बाकी मदर को टीबी है, एचआईवी है, ये सारे आपके से मदर का निप्पल पे आपके सोर हो रखा है, एब्सेस, ये सारा आपका सेकेंडरी या रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। क्या बोला मैंने? कौन-कौन से बोले मैं आपको वापस बताता हूँ कि अगर मदर को एचआईवी है या मदर को ट्यूबरक्लोसिस है या मदर को वेरिसेला का इन्फेक्शन है। कौन-सा? वेरिसेला का इन्फेक्शन है या फिर आपकी अनट्रीटेड ट्यूबरक्लोसिस है। किसी भी तरह का अगर कुछ कुछ भी है, इस कीमो के अलावा, तो वो आपके रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर जाएगा, ठीक है? और बच्चे का रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कुछ अपने पास और बच रहा है, ब्रेस्ट एब्सेस, ठीक है, ब्रेस्ट एब्सेस भी आ सकता है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेस्ट एब्सेस लिख दो आप, ब्रेस्ट एब्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको गैलेक्टोसीमिया से बता देता हूँ, गैलेक्टोसीमिया से, ठीक है? इसको मिस मत करना, इसके अंदर गैलेक्टोसीमिया भी ना 3 तरह के होते हैं कि इसके अंदर ना 3 एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, उनके हिसाब से इसको डिफाइन किया जाता है। आपने जो पढ़ा होगा ना गाल्ट एंजाइम की डेफिशिएंसी, गाल्ट एंजाइम की जो डेफिशिएंसी पढ़ी होगी ना, ये मोस्ट सीवियर फॉर्मेट में होता है। गाल्ट इसके अलावा मतलब इसके अलावा भी गैलेक्टोसीमिया के 2 और वर्ज़न भी होते हैं, वो थोड़े लेस सीवियर होते हैं, ओके? तो क्या है, गैलेक्टोसीमिया हो गया, इसके अंदर एक स्पेशल आपके कैटरैक्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कैटरैक्ट। एग्ज़ाम क्वेश्चन है, कौन-सा? ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट, ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट, ठीक है? अच्छा सर, मान लो कि मैंने गार्ड वाले बच्चे को दूध पिला दिया, तो क्या होगा? तो बच्चे को हो सकता है, एक तो आपके हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ठीक है? सेप्सिस हो जाएगा बच्चे को, समझ रहे हो? बच्चे को सीज़र्स आ सकते हैं, ठीक है? ये सारी कंडीशन हो सकती है। ब एसिडोसिस हो सकता है बॉडी के अंदर में, ठीक है? तो इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ऐसे ही एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है गाल्ट, मतलब गैलेक्टोसीमिया, समझ रहे हो मेरी बात? ये सारे सिम्पटम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा सर, सेप्सिस हो रहा है तो कोई ऑर्गेनिज़्म बता दो, ई कोलाई, ई कोलाई की वजह से होगा। जैसे कल आपके बर्न में सुडोमोनास की वजह से हो रहा था, वैसे इसके अंदर ई कोलाई की वजह से होगा। गुड, गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोर नहीं हो रहे? इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बोल रहा हूँ मैं सारे, बोर नहीं होना। चलो कम ऑन, अगर वीडियो लाइक नहीं करी, वीडियो लाइक कर दो और अच्छे से कमेंट करके जाना, ठीक है? बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो यूनिफ़ॉर्म भी नहीं उतारी मैंने ड्यूटी से आने के बाद, अभी आया हूँ ड्यूटी से, ठीक है? तो आप मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। ओके गाइज़, गुड, ठीक है? तो फिर और कुछ बच जाता है सर इसके अंदर, तो एक और पॉइंट और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप इसका यूरिन का शुगर करते हो, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो कि इसके अंदर गैलेक्टोज़ है, वो ब्रेक डाउन हो नहीं होता। तो क्या होता है ना, बॉडी के अंदर गैलेक्टोज़ का बढ़ जाता है, गैलेक्टिटॉल का लेवल बढ़ जाता है। तो क्या होता है ना, आपके हो सकता है यूरिन में भी आए, तो य लेकिन क्या होता है ना, रिड्यूसिंग शुगर्स जिसको बोलते हैं, अगर आपने सुना हो रिड्यूसिंग शुगर्स, मतलब कि वैसे तो आपका ग्लूकोज़ एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, जैसे आपका माल्टोज़, सुक्रोज़, गैलेक्टोज़, ये सारा है, ठीक है? ये सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जब आप यूरिन में रिड्यूसिंग शुगर चेक करते हो तो वो पॉजिटिव आता है, लेकिन ग्लूकोज़ नेगेटिव आता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो समझना, हालाँकि ग्लूकोज़ भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, लेकिन ग्लूकोज़ नेगेटिव होता है, बाकी रिड्यूसिंग शुगर पॉजिटिव होते हैं इसके अंदर, ठीक है? एक तो ये पॉइंट हो गया। ये कैसा टाइप का डिसऑर्डर है? ये आपके ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का, कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का डिसऑर्डर है, ठीक है? ट्रीटमेंट में क्या करोगे कि भई आप पेशेंट को जिस चीज़ से दिक्कत है वो मत दो, लैक्टोज़ फ्री कर दो बच्चे को, लैक्टोज़ फ्री कर दो, ये लैक्टोज़ फ्री कर दो।
लैक्टोज़ क्या होता है? ग्लूकोज़ प्लस गैलेक्टोज़, इतनी आपको केमिस्ट्री तो आती होगी ना? जो आपका लैक्टोज़ क्या होता है? ग्लूकोज़ प्लस गैलेक्टोज़ होता है ना? तो अब अपने को दिक्कत गैलेक्टोज़ से है, ठीक है? तो क्या हो गया अपने पास, तो अपन लैक्टोज़ नहीं देंगे। चलो लैक्टोज़ मान लेते हैं, ओवरऑल ब्रॉड कैटेगरी आपकी लैक्टोज़ वाली है, तो लैक्टोज़ मत दो, लैक्टोज़ फ्री दे दो, ठीक है? ओके। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट या एक मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है? नाम सुनना, क्या लिख रहा हूँ मैं? गैलिक गैलेक गैलेक्टिटॉल, ठीक है? गैलेक्टि गैलेक्टिटॉल, हाँ, ये गैलेक्टिटॉल, ठीक है? थोड़ा स्पेलिंग का इशू हुआ। गैलेक्टिटॉल ये वो आपका कंपोनेंट है जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट का अपीयरेंस आता है। ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट इस कंपोनेंट की या इस कंपाउंड की वजह से आपको आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेगा जो कि आपकी गैलेक्टोसीमिया है, ठीक है? यहाँ तक सही हो गया? तो ये सारा ठीक, और गैलेक्टोसीमिया में क्लासिक कौन-सा एंजाइम होता है? गाल्ट एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। तो क्लासिक वाला ही आपसे पूछेगा, तो गाल्ट एंजाइम आप करके आ जाना, ठीक है? यहाँ तक हो गया, अब क्या चलते हैं, अच्छा, अरे ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई ना अपने पास कि ब्रेस्ट फीड में, ब्रेस्ट मिल्क में कितना होता है, मदर्स मिल्क में कितना अपने पास कंपोनेंट होता है, वो सारा आप सबको पता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भई आपको लैक्टोज़ बता दो, प्रोटीन बता दो, लिपिड बता दो, मिनरल्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो देखते हैं ब्रेस्ट मिल्क वर्सेस काऊ मिल्क में कितना-कितना होता है। तो लेट्स कौन-सा कलर ले लें? ब्लू ले लेते हैं चलो। तो लैक्टोज़ आपके होता है 7 ग्राम्स पर डीएल, ठीक है? और इसमें कितना होता है? इसका आधा, साढ़े 4 मान लेते हैं, साढ़े 4 ग्राम पर डीएल, ठीक है? 7, मतलब कि कहने का मतलब है कि ब्रेस्ट मिल्क लैक्टोज़ रिच होता है, इसीलिए हमने बच्चे को, गैलेक्टोसीमिया वाले बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दिया। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, समझ गया? तो आपका पिछले वाले का तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों। ओके, काऊ मिल्क साढ़े 4 समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन थोड़ा-सा कम होता है, 1 ग्राम पर डीएल ही होता है, ठीक है? और मदर्स काऊ मिल्क में थोड़ा ज़्यादा होता है, 3.5 ग्राम पर डीएल के आस-पास होता है, ठीक है? ओके, सर ठीक है, समझ में आ गया, मतलब काऊ मिल्क भारी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है? होता है, गुड, ठीक है। नाउ अब बारी आती है लिपिड्स की। लिपिड्स में हमारे पास क्या होता है? लिपिड्स में आपके पास में होता है पूफ़ा। क्या होता है? पूफ़ा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, याद आ रहा है कुछ? मुफा, पूफा, ये सारा, ठीक है? तो लिपिड में आपके पास कौन-सा है? पूफा वाला कंपोनेंट होता है। साथ में क्या होता है आपके पास में? डीएचए भी होता है। डोकोसाहेक्सोनिक एसिड, याद आ रहा है? डीएचए, ठीक है? कोई बा नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, डीएचए भी होता है, ठीक है? डीएचए ये याद रखना, सीएनएस के लिए इम्पोर्टेंट होता है डीएचए। क्या होता है? चलो मैं लिख देता हूँ उसका डीएचए का यहाँ पे। इट इज़ डिकोसाहेक हेकेनोइक एसिड, हेकेनोइक एसिड, ये आपके सीएनएस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया मेरी बात? ओके, नाउ गुड। नाउ अब बात क्या आती है? अब मिनरल्स की बात करते हैं। कौन से मिनरल्स होते हैं हमारे पास में? ब्रेस्ट मिल्क में कौन से होंगे और इसमें कौन से होंगे? अब देखो, काऊ मिल्क आपके फॉस्फेट के अंदर रिच होता है। किसके अंदर रिच होता है? काऊ मिल्क आपके फॉस्फेट के अंदर रिच होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया हमारे को मेरी बात। लेकिन कैल्शियम में नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए अगर गाय का दूध पिला रहे हो तो हाइपोकैल्सीमिया के लिए रेडी रहना, मतलब कि टिटेनी-विटेनी के फीचर आ सकते हैं, स्पैज़म के फीचर आ सकते हैं बच्चे के अंदर में। समझ रहे हो? इसीलिए अगर गाय का दूध पिला रहे हो बच्चे को तो हाइपोकैलीमिया के लिए, सॉरी, हाइपोकैल्सीमिया के लिए रेडी रहना, क्योंकि फॉस्फेट उसके अंदर ज़्यादा होता है। आपको पता है फॉस्फेट और कैल्शियम का इनवर्स रिलेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात में? ओके, गुड। नाउ अब क्या है? अपने पास आयरन होता है मदर्स ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है? ओके, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट था, जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया। हाँ, अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट वाली कि भई विटामिन्स की, कौन से आपके ब्रेस्ट में इम्पोर्टेंट है, कौन से आपके काऊ मिल्क में इम्पोर्टेंट है। तो आप सबको पता है कि मदर विल फीड द बेबी इन द एसी रूम, जो आपके आनंद सर का भी बहुत इम्पोर्टेंट निमोनिक है, ठीक है? तो कौन-सा? ए, सी, ठीक है? तो ये आपके रिच होता है। और कौन से डेफ़िशिएंट होता है? विटामिन डी, विटामिन के डेफ़िशिएंट होता है। ठीक है? यहाँ तक हो गया इम्पोर्टेंट, ठीक है? इस लिपिड की सिग्निफिकेंस काऊ मिल्क में इतनी ज़्यादा नहीं होती, आपसे पूछेगा भी नहीं एग्ज़ाम में, इसीलिए कॉलम मैंने खाली छोड़ दिया। ठीक है? ओके, यहाँ तक ठीक हो गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। हमारा और क्या है? विटामिन डी कितना चाहिए हमारे को?
तो विटामिन डी कितना चाहिए होता है आपको पता है, तो इट इज़ अराउंड 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। कब तक? 1 साल तक के बच्चे के लिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका ब्रेस्ट मिल्क विटामिन डी में डेफिशिएंसी होती है। यहाँ तक ठीक है? बिल्कुल ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाँ, अगर बेबी काऊ मिल्क पे है तो क्या होगा? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हाइपोकैल्सीमिया होगा, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ऑलरेडी ज़्यादा होता है मदर्स मिल्क में, तो आपके कैल्शियम के एब्ज़ॉर्प्शन को हिंडर करता है। तो आपके टिटेनी, स्पैज़म वाले फीचर्स के लिए आप रेडी रहना अगर काऊ मिल्क पिला रहे हो बच्चे को तो। ठीक है? यहाँ तक भी ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ मैं तो क्या होगा? विटामिन के है हमारे पास, तो आपको पता है 1 ग्राम इंट्रामस्कुलर इंट्रामस्कुलर देते हैं सब कब कब किसको देते हैं? ऑल नॉर्मल बेबीज़ को, नॉर्मल बेबीज़ को देते हैं कि नहीं देते? ठीक है, क्यों देते हैं? किसको प्रिवेंट करते हैं? हेमोरेजिक डिज़ीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, या इसको ऐसे भी बोलते हैं हेमोरेजिक डिज़ीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है? अब सर यहाँ पे हमने सुना था 0.5 भी देते हैं कहीं-कहीं पे, 0.5 एमजी आईएम देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो सर वो बता दो एक बार कब देते हैं? क्या विटामिन के अपडेट गाइडलाइंस में कुछ अपडेट आया है? विटामिन के हमने सुना था वारफेरिन विटामिन के में तो अपडेट आ रखा है। वो तो उसकी तो मैंने वीडियो बना के डाल रखी है। क्या सर इसके अंदर भी कोई अपडेट है? लेट मी टेल यू समथिंग ओके। तो नहीं, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। अगर आपका बच्चा 1500 से ज़्यादा का है, सीधी बात है, 1500 एमजी से ज़्यादा का है, टर्म, प्री टर्म, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको लगाओगे 1 एमजी, ठीक है? लेकिन अगर वो 1500 से कम है, समझ रहे हो मेरी बात? तो आप इसको 0.5 एमजी लगाओगे। समझ में भी यहाँ तक समझ गए आप? ठीक है, यही है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। विटामिन के पे दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? हो सकता है आप पूछ लें, हो सकता है ना पूछें। चलो आगे चलते हैं, क्या होता है? ठीक है सर, अब देखो सर क्या है ना, कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में नहीं सॉरी, कि आपके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होती है, जो आपके बच्चे को वेरियस डिज़ीज़ से डिफेंस मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो वो कौन से सब्सटेंस होते हैं सर, वो थोड़ा-सा नाम लिख देते तो बड़ा अच्छा होता, ठीक है? तो एंटी इफेक्टिव सब्सटेंस जो आपके मिल्क में होते हैं, वो कौन से होते हैं? इसके लिए आप एक निमोनिक ले लो, टीच। किसको टीच करोगे? टीच कर दो आप प्लान बी को, ठीक है? या टीच फॉर प्लान बी कर दो इसको, टीच फॉर प्लान बी। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन? टीच फॉर प्लान बी, ठीक है? ठीक है सर, लिख दिया टीच फॉर प्लान बी। क्या-क्या है? एक आपके होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। क्या बोला मैंने? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ठीक है? क्या होता है सर? नहीं जानना। पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एंटी इफेक्टिव सब्सटेंस, तो आप क्या बोलना? भई अगर आपको ये पता होगा तो बाकी आप एलिमिनेट कर देना इसमें से। समझ में आ गई मेरी बात? क्या होता है नहीं, अगर पूछेगा तो ये पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। नहीं पूछेगा ट्रांसफॉर्मिंग बीटा क्या होता है, फेगोसाइटिक क्या होता है, कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। जो मैं लिख रहा हूँ बस उतना ही पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है? पी से फेको। क्या फेको? अरे फेको नहीं, फेगोसाइटिक। क्या होता है फेगोसाइटिक? क्या होता है? मैक्रोफेजेस होते हैं, बिल्कुल हो गए। अगर डिफेंस प्रोवाइड करना है तो मैक्रोफेजेस तो चाहिए हमारे को, ठीक है? एल से क्या होता है सर? एल से लंका? नहीं। तो फिर लूज़ मोशन? नहीं। लैक्टोफेरेटिन होता है सर? ओके सर, लैक्टोफेरेटिन, ठीक है सर, समझ गए। फिर या फिर लाइसोजाइम्स भी होता है, लाइसोजाइम्स भी होते हैं, ठीक है सर, ये तो बढ़िया बात है, ठीक है। अब ए से एंटीबॉडी, यूनिवर्सल एंटीबॉडी आपकी ए वाली, कौन-सी? आईजीए वाली, ठीक है। ओके, बी से आपके होता है बाइफिडस फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, बाइफिडस फैक्टर, बाइफिडस फैक्टर, ठीक है। एन से कुछ नहीं होता, बस निमोनिक के लिए है, ठीक है। इसके अंदर ना एक और भी होता है, नाम लिखना चाहो तो लिख लो, बाइल स्टिम्युलेटिंग या स्टिम्युलेटेड, बाइल स्टिम्युलेटेड लाइपेज, ठीक है। याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो ये भी दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने? याद हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी अलग-अलग डिजीज़ कंडीशन से प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। सर कौन सी डिजीज़ कंडीशन? इसके लिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, मैं उसमें बताऊँगा अगर मेरा मन हुआ तो, ठीक है। अभी के लिए इससे काम चलाओ, अगर अच्छे से कमेंट आएँगे तो मैं एक अगली वीडियो में उसको भी कवर कर दूँगा। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट है कि जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है उसके हिसाब से अपन वीडियो बनाया जाए, वीडियो में कवर किया जाए।
नाउ सर एडिक्वेट फीड क्या होती है? मतलब कि बच्चा माँ बच्चे को दूध पिला रही है, लेकिन सही पिला रही है, नहीं पिला रही है, कैसे पता चलेगा? हमारे को तो नहीं दिख रहा, तो आपको दिखेगा, कैसे दिखेगा? एक तो बच्चा सोता बढ़िया है, सोता ठीक है सर, हम भी सोते बढ़िया हैं, लेकिन हम तो मैगी खा रहे हैं। अरे आपकी चीज़ अलग, आपकी बात अलग है ना? ठीक है, अब क्या होगा इसमें देखो, सबसे पहले क्या होगा, आपका बच्चा एक लेगा स्लीप, क्या करेगा? स्लीप करेगा। कब स्लीप करेगा? अच्छा स्लीप करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है? एक तो ये। उसके बाद में है ना वो डायपर गंदा करेगा बार-बार। क्या करेगा सर? डायपर बार-बार गंदा करेगा। ठीक है सर, कितना करेगा? देखो 6 से 8 बार। क्या करना चाहिए? 6 से 8 बार, ओके। अरे सर 6 से 8 बार क्या? यूरिन 6 से 8 टाइम्स तो हो गया आपका यूरिन। वापस लिखता हूँ मेरे को। सबसे पहले आप इसके अंदर कर दो कि स्लीप कर रहा है, ठीक है? 1 से 2 आवर पोस्ट फीड, ठीक है? पोस्ट फीड मतलब कि खाना खाने के बाद में। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, 6 से 8 टाइम्स वो डायपर गीला कर रहा है, चाहे उसमें पॉटी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एंड थर्ड पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट, कि बच्चा वेट गेन कर रहा है। तो बस अगर वेट गेन हो रहा है तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है। पहले 10 दिन तक तो वैसे भी लूज़ होगा, मतलब आपको याद है ना बोला, पहले 10 दिन में 10% वेट लूज़ करता है, लेकिन एक्चुअल में वो 10 दिन तक नहीं करता, वो 7 दिन तक ही करता है, 7 से 10 दिन में तो वापस रीगेन करना स्टार्ट कर देता है। ये भी याद रखना, तो एग्ज़ैक्ट पूछे तो 7 पे खत्म हो जाता है उसका वेट लॉस होना। 7 से 10 के बीच में तो ही अगेन स्टार्ट रीगेनिंग द वेट। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। तो एडिक्वेट फूड हो रहा है, फीड हो रही है कि नहीं हो रहा, उसका कैसे पता चलेगा? इस चीज़ से पता चलेगा। ठीक है सर। ओके सर, विटामिन ए के बारे में आ गए। विटामिन ए इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे को सबको पता है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है। एज ग्रुप के हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि सर किस एज ग्रुप के अंदर कितना-कितना विटामिन डी देना चाहिए? तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ फटाफट से, और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो भी बता दूँगा मैं आपको, ठीक है? तो अगर बच्चा 6 महीने से कम का है, ओके, ठीक है सर, कोई बात नहीं, होने दो, हम 50,000 दे देंगे उसको। रुपए नहीं, इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है? इंटरनेशनल यूनिट मतलब दवाई दोगे विटामिन ए की, ठीक है सर। अगर बच्चा आपका 1 साल से ज़्यादा का, 6 महीने से लेके 1 साल तक के बीच का है, ठीक है? तो आप क्या दोगे सर? 1 लाख रुपए मिलेंगे उसको, क्योंकि बच्चा बड़ा है, उसकी ज़रूरतें ज़्यादा है ना? और आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं सबको। तो ये कितना हो गया? 1 लाख हो गया? 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ये हो गया आपको। नाउ अगर हमारा बच्चा बहुत बड़ा है, काम पे जाता है, 1 साल से बड़ा बच्चा है हमारे पास, ठीक है? या बच्चे का वज़न 8 किलो से ज़्यादा है, हमारा बच्चा खाता-पीता है ना? दिन में सुसु-पोटी करता है, फूल रहा है, बढ़िया हो रहा है, 8 किलो से ज़्यादा का बच्चा है हमारे पास, ठीक है? तो उस कंडीशन में कितना दोगे आप? 2 लाख दोगे, ठीक है? उसको इंसेंटिव मिलेगा एक्स्ट्रा 1 लाख का। नाउ यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि आपका 1 साल का बच्चा है, 8 किलो से कम है, आप कितना दोगे? अरे सर ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। अरे मैच कर रहा है। इसमें आप दोगे 1 लाख। क्या दोगे? 1 लाख। तो एग्ज़ाम क्वेश्चन क्या हो गया? अगर मोर देन 1 ईयर का बच्चा है, लेकिन 8 किलो से कम है, तो भी आप उसको 1 लाख ही दोगे। एग्ज़ाम क्वेश्चन याद रखना, 1 लाख। बाकी तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये वाला है, इसके हिसाब से आप कुछ भी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर में, ठीक है? आप सबको पता है टोटल 9 मंथ पे आपका विटामिन ए का पहला डोज़ लगता है, उसके बाद में आपका 6 टू 25 के बीच में लगता है, उसके बाद से हर 6-6 महीने से लगता है, कब तक लगता है? 5 साल तक लगता है, कितना लगता है? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगते हैं, ठीक है सर? पहली वाली डोज़ 1 लाख की होती है, उसके बाद वाली साढ़े 2-2 लाख की होती है। टोटल कितनी होती है सर? 9 डोज़ होती है शायद, कैलकुलेशन ठीक है, कर लेना, ठीक है? 9 डोज़ के अराउंड होती है, अगर नहीं होती है तो अपने हिसाब से देख लेना कितनी होती है, ठीक है? तो ये सारा विटामिन ए हो गया आपके पास में, ओके, बाकी कुछ है आगे, क्या है हमारे पास, कुछ है? हाँ, हॉलिडे सेगार वाला फ़ॉर्मूला बच्चों ने मेरे से, मतलब मेरे छूट गया था, मुझे पढ़ाना था उसके अंदर भी, जो मैंने लास्ट क्लास ली थी उसके अंदर आई हैव टू डिस्कस हॉलिडे सेगार, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि आपको पता है हॉलिडे सेगार वाला इम्पोर्टेंट है। और ये पूछा जाता है, तो क्यों ना इसको कवर कर दिया जाए, और इसके अंदर मैं 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा समझ के, और हो सकता है काफ़ी बच्चों के इसके अंदर रैशनल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए साथ-साथ में। ठीक है? ठीक है सर, स्टार्ट करो, बताना क्या है? रेडी हो ना? समझ में आ रहा है ना? बस ये लास्ट है, इसके बाद क्लास खत्म करूँगा मैं, ज़्यादा नहीं। आप लोग बोर हो रहे हो, पढ़ते तो हो नहीं आप लोग। अभी आप लोगों में से किसी ने लाइक भी नहीं किया इस सेशन को। ठीक है, बस बोलते रहो कि सर क्लास बना के डाल दो, क्लास बना के डाल दो। सर क्लास डालते हैं, सर को तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपन वेट,
ठीक है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर, ठीक है? या डेली कर देते हैं, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है बच्चे की, ठीक है? आप सबको पता है 10 किलो से कम हो सकता है, 10 से 20 किलो के बीच का हो सकता है बच्चा, एंड आपका बच्चा मोर देन 20 किलो हो सकता है, ठीक है? नाउ अगर 10 किलो से कम का बच्चा है आपका, तो कुछ नहीं, इसको 1000 एमएल लगेगा, 1000 एमएल पर डे लगेगा। अरे! 1000 नहीं, सॉरी, सॉरी है ना? 100 एमएल पर डे लगेगा, पर 100 एमएल पर केजी पर डे, ठीक है? सॉरी, 100 एमएल पर केजी पर डे लगेगा, ठीक है? अगर आपका बच्चा 10 से 20 किलो के बीच में है, तो इसको लगेगा 1000 प्लस 50 एमएल पर केजी पर डे, ठीक है? यहाँ तक ठीक है? समझ में आ रहा है? अगर आपका बच्चा 20 किलो से ज़्यादा का है, तो इसको लगेगा 1500 प्लस 20 एमएल, 20 एमएल क्या पर केजी पर डे, पर डे। हाँ, अब यहाँ पे ये याद रखना कि ये वाला जो कंपोनेंट है, कौन-सा? ये जो आपका 50, ये जितना है ना, ये जो केजी है, ये आपके 10 से ऊपर वाले में गिना जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मान लो कि अगर 15 किलो का बच्चा है, तो पहले के 10 किलो तो यहाँ तक ही आ गए, ठीक है? बचा हुआ जो आपका ऊपर का कितना बचा 10 किलो के बाद 5 किलो, तो ये यहाँ पे जो केजी है ना, यहाँ पे ये केजी, ये सिर्फ़ 5 किलो आएगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन करवा दूँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? या तो समझ में आ गई? तो ये मेरे हिसाब से ये वाला कंपोनेंट क्लियर हो गया। ओके, गुड, ठीक है? तो ये तो आपका हो गया डेली रिक्वायरमेंट। नाउ आप में से बहुत जनों ने ये सुना होगा कि सर एक रूल होता है, रूल ऑफ 4 टू 1, 4 एमएल पर केजी, 2 एमएल पर केजी, 1 एमएल पर केजी, वो क्या होता है सर? वो भी होता है कुछ? हाँ, होता है, ठीक है। अब देखो, ये तो आपका डेली का है, मतलब कि ये 24 आवर्स का कंपोनेंट है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको आवर्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अगर आवर्ली पूछे तो क्या करना चाहिए? तो हमारे को ये करना चाहिए कि हमारे को ये लिखना चाहिए 4 एमएल पर केजी पर आवर। क्या बोला? 4 एमएल पर केजी पर आवर, ठीक है? अगर बोले कि 10 से 20 किलो के बीच में है और आपको आर्ली आर्ली चला, यहाँ आर्ली लिख देते, ठीक है? आपको आर्ली चलाना है, तो कितना करोगे? तो 40 एमएल प्लस 2 एमएल पर केजी पर आवर। ओह! ऐसा क्या सर, यहाँ पे आता है ये? हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पे आता है ये। अच्छा ठीक है सर, यहाँ पे 60 एमएल पर प्लस 1 एमएल पर केजी पर आवर। तो ये आपका रूल कौन-कौन से रूल इसके अंदर कवर हो गए? देखो, पीडियाट्रिक में 2 ही फ़ॉर्मूले लगते हैं, वो दोनों फ़ॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए, ठीक है? 4 रूल ऑफ 4 टू 1, वो आपके आर्ली बेसिस मॉनिटरिंग के लिए आता है। ये आपका हॉलिडे सगार ही है, उसी के अंदर से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हॉलिडे सगार लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है? समझ में आ रही है? गुड। तो हॉलिडे सगार में ही है आपका, तो मैंने आपको आर्ली बता दिया। अब कुछ भी पूछे, इसके हिसाब से कर देना। क्वेश्चन करवाऊँ? क्वेश्चन लिखना है? चलो क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये भी है, इसके बाद में चलो बढ़िया है, एक स्लाइड और है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन करते हैं। चलो देखिए, क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि 5 किलो का, चलो 15 किलो का बच्चा लेते हैं, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ कि मेंटेनेंस आर्ली फ्लूइड चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मेंटेनेंस फ्लूइड चाहिए आर्ली के हिसाब से। तो अब आप क्या करोगे? अब आप देखो, 15 किलो का है, तो 15 किलो के कौन-सा कैटेगरी के अंदर आता है? आपके कैटेगरी सेकंड, मतलब 10 से 20। उसमें क्या था? उसमें क्या था? ऊपर देख लेते हैं क्या था? उसमें आपके पास था 40 लिखना है हमारे को, प्लस और प्लस 2 के हिसाब से करना है। ठीक है सर, 40 और 2 कर लेते हैं। कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिखते हैं चलो। तो 40 प्लस 2 एमएल पर केजी, लेकिन केजी कितना लोगे? जो 10 से ऊपर है, मतलब कि 5। तो ये कितना हो गया? तो ये आपका 10 हो गया और यहाँ पे आपका 40 हो गया, टोटल आपका 50 हो गया। ठीक है? तो ये 50 क्या है? ये पर आवर है। इतना फ्लूइड आप बच्चे को पर घंटे देते रहोगे। अगर पूछे आवर्ली बताओ, अरे कुछ नहीं, 50 इंटू 24, ये आपका डेली का आ गया। अगर पूछे डेली का बताओ, लो सर डेली इंटू 24 कर दो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके से एग्जाम में अब पीडियाट्रिक कैलकुलेशन से कुछ भी पूछे एज देके, ये कर देना। समझ में आ गई? चाहे आवर्ली पूछे तो 4 टू 1 लगा देना। अगर डेली का पूछे तो आपका 100 एमएल, 1000 एमएल प्लस वो वाला 50, और अगर मोर देन 20 वाला पूछे तो आप बोल देना 1500 प्लस, ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात? लास्ट वाला फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ओके, गुड टू गो। नाउ लास्ट चीज़ हमारे पास क्या है? सर ये आपने क्या लिखा है? रुत्फ। रुत्फ क्या होता है? रुत्फ का हमने कभी सुना नहीं। देखो आपने नहीं सुना, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ लेगा,
फिर आप रोना मत। तो मुझे लगा इम्पोर्टेंट है तो मैंने सोचा मैं आपको बताता चलूँ। तो देखो रुत का फुल फॉर्म क्या होता है? रुत का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडी। क्या है? रेडी। आर यू रेडी? आर यू रेडी गाइस फॉर क्रैकिंग योर एग्जाम? आर यू रेडी टू हैव एम्स इन योर पॉकेट? समझ रहे हो? सैलरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, तो यू हैव टू स्टडी गाइस। कम ऑन, डोंट लूज होप। ये यूनिफॉर्म पहनी है देखो मैंने, और कल के दिन आप ये पहनोगे। अच्छा कलर है ना? तो है मुझे। खैर कोई बात नहीं, इस यूनिफॉर्म के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं जग रहा हूँ आप लोगों के लिए 11 बजे ही रात को। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप क्यों नहीं जग सकते? नौकरी तो आपको लेनी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको मोटिवेशन लूज़ नहीं करना, आपको होप लूज़ नहीं करना, आपको किसी से कंपैरिज़न नहीं करना, कोई आप जितना स्ट्रॉन्ग है नहीं, मेरी बात समझ लेना। बस आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, सही पढ़ना है, याद रखना है, एग्ज़ाम में टिक करके आओ, कोई नहीं पूछ रहा किस बेसिस पे टिक किया, अगर क्वेश्चन सही हो गए, रैंक आ गई, बस खत्म, लाइफ सेट है। उसके बाद अगर आपका मन हो तो पढ़ना, वरना मत पढ़ना। ठीक है? चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि मोटिवेशन लूज़ नहीं करना चाहिए आपको, एंड कीप ऑन स्टडिंग, स्टडिंग, स्टडिंग। ठीक है? ओके, सो मैं आपको रुत्स के बारे में बता रहा था, रेडी क्या बता रहा था? हाँ, रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड। सॉरी गाइस। ओके, नाउ रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड क्या होता है? रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक थेरेप्यूटिक फूड, इसको ये बोलते हैं। ठीक है? याद रख लेना। अगर कल के दिन प्री के अंदर सिर्फ फुल फॉर्म पूछ ले, फुल फॉर्म आ जानी चाहिए। क्या होता है ये पूछ ले, तो वो भी बता देता हूँ। देखो क्या होता है, ये ऐसे खाना जो फटाफट बना के जल्दी से बच्चे को खिला दिया जाए, और उससे बच्चे को एनर्जी भी मिले, कैलोरी भी मिले, प्रोटीन भी मिले, और इजीली दब भी जाए, मतलब पच जाए। इट इज नॉट योर कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज अबव कॉम्प्लीमेंट्री। समझ रहे हो? तो इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? कुछ नहीं, मतलब जो भी आपके हाई प्रोटीन, जैसे मान लो आपके रेज़िन्स हो गए, किशमिश हो गई, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका पेस्ट बना के आटे के अंदर ऐसे करके हल्का-सा सेमी सॉलिड फॉर्म में, इस तरीके से कि बच्चे के मुँह में भी ऐसे हल्का-सा ऐसे करके डाल दिया, ऐसे करके, तो बच्चा करके खा जाएगा उसको। ठीक इस तरह के फूड को बोलते हैं रेडी टू यूज़ थेरेप्यूटिक फूड। अगर आप में से हे बेबी देखी है किसी ने? हे बेबी, अक्षय कुमार की मूवी देखी है हे बेबी? रितेश वाली? उसमें वो बच्चे को मिला के खिलाते हैं ना, वो होता है रेडी टू यूज़ फूड आपकी। तो इसके अंदर क्या, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपके? एक तो कैलोरी डेंस होनी चाहिए, मतलब हाई कैलोरी का फूड होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? एक पेस्ट लाइक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा फट से घुल जाए मुँह में, तो पेस्ट लाइक होना चाहिए सबसे। ठीक है? अब इसमें भई एनर्जी, मैंने बोला कैलोरी होनी चाहिए, तो कैलोरी बोला डेंस, तो डेंस कैलोरी का कट ऑफ क्या होता है? इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कभी पूछा नहीं गया, आपने कभी सुना भी नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप लिखना 543 किलो कैलोरी एनर्जी होती है इसके अंदर, कितने? 100 ग्राम। ये एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। नहीं सुना होगा मुझे पता है, कोई बात नहीं। एक एक्स्ट्रा डेटा दे रहा हूँ, याद रहे तो ठीक है। 4, 5, 3 हैं, 3 वर्ड हैं, उल्टे में लिखने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ओके, तो ये आपके कैलोरी हो गया, ठीक है? इसके अंदर आपके प्रोटीन्स भी होता है, कैलोरी भी होता है, याद रख लेना। ठीक है? ओके, नाउ लास्ट में एक इम्पोर्टेंट है रीफीडिंग सिंड्रोम, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर हमेशा नहीं भी पूछा जाता तो भी पूछा जाता है, आपको आना चाहिए। देखो रीफीडिंग सिंड्रोम में क्या होता है बेसिकली, इसको मैं बताता हूँ। रीफीडिंग सिंड्रोम में ये होता है कि आप बहुत लंबे टाइम से स्टारवेशन पे हो, या आपने खाना नहीं खाया, और सडनली आपने बहुत सारा कैलोरी इंटेक कर लिया, तो आपके ग्लूकोज़ शूट कर जाते हैं। ग्लूकोज़ शूट करते हैं, तो इंसुलिन पीक करता है। इंसुलिन पीक करता है, तो आपकी रीजनरेशन ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि आपको पता है, जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, आपको पता है डायबिटिक मदर वाला बच्चा होता है, उसकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा होता है, इसलिए बड़ा बच्चा निकलता है। कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? लिख नहीं रहा मैं, पेन नीचे कर रहा हूँ मैं, ठीक है? वापस मैंने क्या बोला? सुनना मेरी बात ध्यान से। डायबिटिक मदर वाला बच्चा होता है, मैक्रोसोमिक होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन ज़्यादा होता है। तो आपको पता है, अगर इंसुलिन ज़्यादा होगा तो सेल रीजनरेट करेंगे। अब जब सेल रीजनरेट करते हैं, तो सेल को चाहिए होता है फॉस्फेट। सेल को क्या चाहिए? फॉस्फेट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जब फॉस्फेट लगेगा, तो कम हो जाएगा ब्लड में, ठीक है? इसी तरीके से आपका पोटेशियम भी लगता है, और मैग्नीशियम भी लगता है रीजनरेशन ऑफ सेल के अंदर। इसी कंडीशन के, इसीलिए जब अपन सडन बहुत सारा खिला देते हैं किसी कैलोरी डेफिसिट पर्सन को, या स्टारवेशन फंक्शन पेशेंट को, या मान लीजिए आईसीयू पेशेंट बहुत लंबे टाइम से एनक्यू है, आपने उसको सडनली बहुत सारा फीड वीड करवा दिया,
तो देयर इज़ अ चांस कि आपको रीफीडिंग सिंड्रोम हो जाएगा। अब एग्ज़ाम में अपने से क्या पूछेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइट्स पूछेगा कि यार कौन से इलेक्ट्रोलाइट बढ़ता है, कौन-सा कम होता है। इसमें आपका देखो फॉस्फेट है, याद रख लेना, एक आपका मैग्नीशियम पूछेगा, एक आपका पोटेशियम पूछेगा, ये सारा आपका पूछेगा। एक आपका पूछेगा कैल्शियम के बारे में, ठीक है? तो आप क्या बोल के आओगे? आप ये बोल के आना कि फॉस्फेट तो होगा कम, ठीक है? मैग्नीशियम होगा कम, पोटेशियम होगा कम। कैल्शियम आपका नॉर्मल भी हो सकता है और एलिवेटेड भी हो सकता है, ठीक है? ध्यान रखें, कैल्शियम पे से कम पूछेगा, बाकी सब में से ज़्यादा पूछेगा एग्ज़ाम क्वेश्चन, ठीक है? तो ये रीफीडिंग सिंड्रोम था, ये मैंने आपको बता दिया है सारा, क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। दिस इज़ ऑल। आज के लिए इतना बहुत है मेरी तरफ से। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है? जैसे आपने पिछली वीडियो में प्यार दिखाया था, उस तरीके से इस वीडियो के अंदर भी प्यार दिखाना। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और जो कंटेंट आपको कुछ पढ़ना है, मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इश्यू रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है, आई विल बी डिलिवरिंग। अगले 2 दिन तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ थोड़ा-सा बाहर, तो क्लास नहीं आएगी, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है? लेकिन जो अपना व्हाट्सएप वाला ग्रुप है, इट विल बी इंटैक्ट, उसको चलता रहेगा वो, वहाँ पे भी मैं आपको हमेशा क्वेश्चन भेजता रहूँगा और अपन सिस्टमैटिक वाइज़ वहाँ पे भी अप्रोच करेंगे बराबर, ठीक है? और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट देते रहिए और भरोसा करने के लिए थैंक यू सो मच गाइज़। आप में से अगर कोई पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, क्योंकि ये तो बच्चों के अंदर की चीज़ है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप कर सकते हो, नहीं आ रहा तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कल के दिन आके सर बोलोगे ना, सर कैनोला लगाना सिखा दो, मैं नहीं सिखाऊँगा। मैं पूछूँगा सब्सक्राइब किया है? उस टाइम पे काम आएगा। ठीक है गाइज़, थैंक यू सो मच गाइज़, गुड नाइट, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ सॉरी, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ नाइस ऑडियंस। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। बाय।